हम लोग देखेंगे रिसोर्स एंड प्लानिंग। हमने इसके पहले लेक्चर में हमने ये देखा है कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताया आपको एक सेपरेट लेक्चर में। अब हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स है, रिसोर्स को डेवलप किया गया तो उसको प्लान करना भी जरूरी है। अगर मान लो कोई रिसोर्स है उसको डेवलप कर लिया गया, प्लानिंग भी जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है प्लानिंग? प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि उन सब रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और अच्छे से हर एक पीपल उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, सो वही हमारा लेक्चर का नाम है, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन आया दिमाग में सर? ठीक है, रिसोर्स बता दिया, प्लानिंग भी बता दिए, तो ये जरूरी क्यों है प्लानिंग? इसे करना इतना जरूरी क्यों है? ऐसे सोचो कि तुम कुछ मार्केट में खरीदने जा रहे हो, मान लो एक बाइक खरीदने जाना है तुम्हें, तो तुम क्या करते हो? अपने दोस्तों से पूछते हो, बड़ों से पूछते हो, फादर से पूछते हो, वीडियो देखते हो, अलग अलग जगह पे जाकर पूछते हो ये बाइक लेनी है कि ये बाइक ले लूं। प्लान करते हो ना, फिर उसके लिए अकॉर्डिंग पैसे प्लान करते हो। प्लानिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। वैसे यहाँ रिसोर्स का प्लानिंग भी इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज का जो यूज है वो अच्छे से हो सके। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिना मतलब के रिसोर्स यूज करें, बर्बाद करें रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं है। तो जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमको प्लानिंग बहुत जरूरी है। एंड दूसरा चीज ये है कि इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हमारा कंट्री कौन सा है? हमारा कंट्री इंडिया है। मेरा भारत महान भारत है। इंडिया में ये जरूरी है ताकि रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से किया जा सके। क्यों जरूरी है इतना? इंडिया का मतलब एग्जांपल है। ये इतना क्यों जरूरी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे। तो देखो, मान लो कि हमें एक जीरो कार्बन एमिशन हमारा टारगेट है। उसको हमको अचीव करने के लिए हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो भी है वो मैक्सिमम कहाँ मिलती है? हमारे यहाँ तो राजस्थान। लेकिन राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में पानी की कमी है। अबंडेंस ऑफ वाटर कहाँ है? अबंडेंस ऑफ वाटर अरुणाचल प्रदेश में है। वहां लेकिन वहां सोलर और विंड एनर्जी की रिसोर्सेज की कमी है। वहां और भी बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, तो अब हम लोग प्लान ऐसे करेंगे ताकि जो भी राजस्थान में जो प्रॉब्लम है, जो राजस्थान में जो चीज की कमी है वो राजस्थान को रिसोर्सेज मिले, और अरुणाचल प्रदेश में जो चीज की कमी है वो अरुणाचल प्रदेश को मिले। ऐसे प्लान करेंगे। ठीक है, तो वही एक्सप्लेन करना है मैं। सो डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पता है ना कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज में, कि कहीं कोल है, कहीं पेट्रोलियम है, कहीं सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड हो सकता है, या हमारा लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अलग अलग जो रिसोर्सेज है उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें जरूरत है प्लान करने के लिए ताकि क्या हो सके, ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हो सके। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज का प्लानिंग करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसी चीज को हम आगे समझते हैं। ये देखो झारखंड है। क्या है झारखंड में? रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। झारखंड जो है, झारखंड क्या है? झारखंड में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट ज्यादा है। मुझे लगा कि यहाँ घर घर पे लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं, रैट माइनिंग। तो रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स के अंदर एक मतलब झारखंड भी है, और झारखंड के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ भी क्या मिलता है? डिपोजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड कोल का डिपोजिट मिलता है। ठीक है, ये समझ लिए। हाँ, तो झारखंड सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड मध्य प्रदेश, झारखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जेएमसी। ये क्या है? ये है रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। ठीक है, वैसे ही हम समझेंगे अरुणाचल। अब बता ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पानी की मतलब भरपूर मात्रा में पानी है, जल ही जल। पानी की हम लोग बताया पानी कौन कौन पानी जो है वो कौन कौन से वाटर कौन कौन सी चीजों में मिलती है। तो यहाँ हाई रेनफॉल होती है, यहाँ बहुत सारे रिवर है, ग्लेशियर ग्लेशियर्स है, स्नो से भी पानी मिलती है,
ग्राउंड वाटर है, स्प्रिंग्स है, इन सब से क्या मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर है, तो पानी भरपूर है। ठीक है, लेकिन क्या है, पानी तो है बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बट क्या होती है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो पाई अच्छे से। हम अरुणाचल प्रदेश को जो समझेंगे ना, तो अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत एक स्टेट है, बहुत खूबसूरत। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो पाई है, रोड ही नहीं बन पाया है, उसमें का डैम्स ही नहीं बन पाया है कि वहाँ का वाटर को क्या किया जाए, वहाँ से एक्सेस वाटर वहाँ से निकाला जाए, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जाए। इसके लिए प्लानिंग जरूरी है ना, कि ऐसा प्लानिंग किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, वाटर है, ये लैक बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि वहां का पानी बर्बाद ना हो, और जहां जरूरत है वहां वो वाटर क्या किया जाए, सब्सिक्वेंट वहां उसको पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान जो है, तो राजस्थान में क्या है, तो देखिएगा राजस्थान में ये जो हमारा क्या है, सोलर एनर्जी, और ये हमारा विंड एनर्जी। तो राजस्थान में अबंडेंस में सोलर, मतलब कि हीट पूरा अच्छे से यहाँ मिलती है, और यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है। यहाँ से हम लोग सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, और विंड, सोलर और विंड के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। कि इसमें अबंडेंस है ये, बट यहाँ क्या लैक है, बट यही लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, यहाँ पानी की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में क्या था, पानी का अबंडेंस था, तो हम लोग कुछ ऐसा रिसोर्स प्लान कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो एक्सेस वाटर है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, और राजस्थान को दे सकते हैं। ऐसे में तो वो तो दूर हो गया, हम लोग यहीं से कर सकते हैं, पंजाब और हरियाणा से हम लोग वो सिस्टम बना सकते हैं, ऐसा तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें दिखा रहा है कि ये क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसमें क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। मतलब कि ऐसा रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए जो बैलेंस हो। बैलेंस मतलब क्या, कि जिसके पास ज्यादा है, जो एक्सेस है, वो किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और जो पास कम है, वो जिसके पास ज्यादा है उससे उसको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस्ड, हमें क्या चाहिए, दिस इज कॉल्ड फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, एट द नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, और लोकल लेवल पे भी। स्टेट लेवल मतलब मान लीजिए कोई स्टेट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, वो उससे रिलेटेड बात चल रही है सेम कंटेक्स्ट में, नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, कि रीजन वाइज भी और लोकल वाइज भी हमें एकदम बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हर किसी को अच्छे से हर सब कुछ प्रोवाइड हो सके, और उसकी जो भी बेनिफिट है वो अच्छे से उनको मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कहाँ से हैं, हम लोग अमेरिका से तो है नहीं, हम लोग हैं इंडिया से। इंडिया से है तो हम क्या पढ़ेंगे, कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत के अंदर रिसोर्स प्लानिंग हम लोग कैसे सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें, जैसे कि था ना हमारा रिसोर्सेस में 3 पॉइंट, वैसे यहाँ भी 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट आइडेंटिफाई। मान लो आपको किसी चीज को डेवलप करना है या किसी चीज का प्लान करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, आपको पहचानना पड़ेगा कि चलो ठीक है, ये चीज डेवलप करना है तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हेल्प उसकी मैपिंग होगी, उसकी सर्वे करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक होगा, क्वांटिटी देखेंगे कितना प्रोवाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप करेंगे। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग के बाद क्या है, सॉरी, आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो पहचानेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर। पता चल गया कि मान लो कि ये ए है, गोल्ड है, मान लो गोल्ड है, इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए, इसकी क्वालिटी भी पता चल गई, अच्छी क्वालिटी है, इसकी क्वांटिटी भी अच्छी मात्रा में है, आइडेंटिफाई हो गया हमारा। प्लानिंग स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर प्लान करेंगे कि कैसे हम इसको निकाले, एक्सट्रैक्ट करें। और जब ये हमें पता चल जाएगा तो हम लोग कैसे इसका यूज ओवरऑल डेवलपमेंट में करें, ओवरऑल डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का कैसे हम यूज करें। तो ये 3 पॉइंट्स में याद रखना है कि आइडेंटिफाई करना है पहले, प्लानिंग स्ट्रक्चर करना है, मतलब जो भी प्लान है उसके स्ट्रक्चर देना है पूरा अच्छे से, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट से उसको जोड़ा जा सके। ठीक है? ऐसे हमारा ये है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, पहला पॉइंट क्या था, आइडेंटिफाई। उसमें लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद इसमें क्या यूज होगा, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, सर्वे किया जाए, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस। तो मैप किया जाए मतलब देखा, सर्वे किया जाएगा पहले, फिर देखा जाएगा इन इन जगहों पे मिल रहा है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, ये सब मेजरमेंट्स एस्टिमेट्स करके
रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, वेल क्या हुआ है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व, अब इसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट करना पड़ेगा हमें रिसोर्सेज का। फिर हम देखते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर करने के लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए, प्लान स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो इसके अंदर आएगा। सो इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, जो बनने के बाद जिस लोगों का जो उससे रिलेटेड स्किल्स होगा उसको पकड़ेंगे। एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और उसके लिए कौन कौन सा इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी इसको देखभाल करने के लिए, जैसे कोल के लिए कोल बोर्ड बनेगा, टी के लिए टी बोर्ड बना था, वैसे ही करके ये सब चीजें बनेंगी। तो एक इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, देखिए आपका जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको उसके मतलब रास्ते पे लेके जाया जा सके। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज हमारा क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट ना। सो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, तो जो हम लोग रिसोर्स डेवलप करेंगे उसको मैच किया जाए ताकि क्या हो सके, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ वो जुड़ सके। जैसे कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स क्या है कि जीरो नेट जीरो इमिशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो भी रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे उसको इससे जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि ओवरऑल डेवलप भी हो और रिसोर्स के प्लान से भी वो क्या करेगा, रिलेट करेगा। अब आप बोलेगा कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, मान लो बिहार है, मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं बिहार का। ठीक है, मान लो बिहार है ये। ठीक है, तो अब बिहार एक रीजन है। ठीक है, सो नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, इस रीजन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए कि आपका रिसोर्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कि जो भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होना चाहिए बिहार में। ठीक है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो मान लो कि हमारे यहाँ बिहार में जमुई में क्या है, जमुई में बहुत सारा गोल्ड रिजर्व्स है। क्या है, गोल्ड रिजर्व्स, पता चल गया हमें। चलो हमारे पास क्या है, तो गोल्ड एक रिसोर्स है, रिसोर्स है ना। चलो हमारे पास एक रिसोर्स है, तो अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, अप्रोप्रिएट मशीनरी नहीं है, अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है, अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो क्या आप वो रिसोर्स को अपने निजी धंधों पे यूज कर सकते हैं, उसको डेवलप ही नहीं किया जा सकता। तो है, ठीक है, वह है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या जरूरत करना पड़ेगा, निकालने के लिए हमें मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, उस मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए उस स्किल्स लेबर्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी ना। ठीक, so but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institutions में हिंडर डेवलपमेंट। अगर उसको डेवलप करने के लिए अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, आपका डेवलपमेंट हिंडर हो सकता है, आपका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा अच्छे से, फिर आपको अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, so, यानी कि तो कोई बोल दे कि अरे हमारे यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज है, इतना तो सुना रखा हुआ है जमुई में, निकाल कोई कहा नहीं रहा है, तो भाई उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए और एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए ताकि उसको देखभाल करेगा, उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो करने के लिए तो दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका एक एग्जाम्पल है और एक जापान का हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इन दोनों कंपेरिजन क्या है, अफ्रीका है ना उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, ऑलरेडी वो उसका बहुत सारा रिसोर्सेज है, बट उसके पास गरीबी उतना ही ज्यादा है। तो क्या इससे ये पता चल गया कि रिसोर्सेज होने से वो जरूरी नहीं है कि वो अमीर, वो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरस बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। वैसे ही जापान के पास पूरे रिसोर्सेज है, बहुत मेयरली रिसोर्सेज है जो उनके पास होगा, लेकिन वो रिच है, क्यों, क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये दिमाग में एकदम सेटअप होना चाहिए कि रिसोर्सेज होना जरूरी है किसी चीज के डेवलपमेंट में, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है, हाँ उस टाइप का टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का सेटअप होना, ताकि उस प्लान्स को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये एक एग्जांपल है जापान का और अफ्रीका का, जो अफ्रीका रिच रिसोर्स बेस है लेकिन लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जापान पुअर रिसोर्सेज बेस है लेकिन मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल्स में सेटअप कर दिया। एक और स्टोरी है, कॉलोनाइजेशन का स्टोरी है, कि हमारे कंट्री में
अच्छा तुम एक चीज यहाँ समझ लो, ठीक है? चीज ये है कि हमारा इंडिया जो था, इंडिया जो है उस टाइम पर डिफरेंट इंडिया था, बट ठीक है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये जो था पाकिस्तान भी हम लोग का इधर था, इधर बांग्लादेश भी था, इधर म्यांमार का रीजन भी था, ये कुछ पार्ट था हमारे इंडिया का। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स से पहले बहुत सारे इधर से लोग आते थे इंडिया को इन्वेड करने के लिए। इंडिया को इन्वेड करने के लिए इधर से बहुत सारे लोग आते थे, यहाँ से ब्रिटिश घूम के इधर से आया। ये क्यों आते थे? क्योंकि इनको पता था कि इंडिया का नाम सुने थे कि इंडिया के पास बहुत ही रिच रिसोर्सेज है। क्या है यहाँ पे? इंडिया इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज, सुनते थे। तो जब कॉलोनीज का जो कॉन्सेप्ट था ना, कॉलोनी जो ब्रिटिश का कॉलोनी जो बना था, बहुत सारे कॉलोनीज ब्रिटिश या फिर बहुत सारे जो उस टाइम के इकोनॉमिक डेवलप जो हमारे कंट्रीज हुए थे, उसे कॉलोनीज बनाते थे। क्यों कॉलोनीज बनाते थे? क्योंकि वो देखते थे कि वहां रिसोर्स है, लेकिन उन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि उन सब रिसोर्सेज का वो यूज अच्छे से कर सके। तो ये लोग क्या करते थे, वहां पे जाते थे, उनके रिसोर्सेज का यूज, उनसे रिसोर्सेज के हेल्प से, उनका मतलब रिसोर्स उनका है, अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां से एक्सट्रैक्शन करके और धनवान बन जाते थे। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। ब्रिटिशर्स के पास क्या थे, बहुत सारे अच्छे वो टेक्नोलॉजी थे, स्किल लेबरर थे, उनके पास आर्मी भी अच्छी थी। तो वो लोग क्या करते थे, आते थे किसी भी जगह को कब्जा करते थे, मतलब उसको अपना गुलाम बनाते थे, और वहां के रिसोर्सेज पे अपना अधिकार जमाते थे, और वहां से टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सब रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपना कंट्री को प्रोस्पेरस और इकोनॉमिकल डेवलप कर देते थे। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट हुआ था कि इंडिया के लोगों के पास रिसोर्स होने के बावजूद भी वो लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं था। बट ब्रिटिशर के पास था, तो करिए, काम किए। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमको रिसोर्स पता चल गया, रिसोर्स डेवलप कैसे किया तो वो पता चल गया, रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया तो वो पता चल गया। अब रिसोर्स को बचाए, कंजर्व मतलब कि हम लोग को रिसोर्स को बचाने की जरूरत क्यों है? तो इसकी जरूरत इसीलिए है ताकि अगर जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे पहले उसका ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। मान लो कि अगर फर्टिलाइजर्स ही एक रिसोर्स के रूप में आया ना, तो उसका हम लोग इतना यूटिलाइज कर दिए ताकि क्या हुआ कि सोयल हमारा क्या होगा, इनफर्टाइल हो गया, सोयल की फर्टिलिटी लॉस हो गई। तो मतलब रिसोर्स है, ठीक है, आपको उसको यूज कीजिए, बट उसको ओवर यूटिलाइज मत कीजिए, मतलब इतना उसको मत कीजिए कि वो एक्सप्लॉइट हो जाए, उतना यूज नहीं करना है। और दूसरा चीज की इरेशनल कंजप्शन की, मतलब चलो बिना सोचे समझे उसको यूज कर रहे हैं, यहाँ से वहां जाना है, बाइक से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर जाना है, अकेले हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह हम लोग अपनी पूरी की पूरी सेना 10 दोस्तों को लेके जा रहे हैं, एकदम गुर्र करते हुए, अरे रोला जमाते। उससे क्या होगा कि आप लोग बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होगा, रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो चुकी है सर, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, यही तो दिक्कत है, आप लोग बिना सोचे समझे जब यूज कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो हम लोग का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कम हो गया है, ये भी तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है हम लोग के, इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के कारण। सोशियो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, पुअर बनेंगे, बहुत सारे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, सोसाइटी में डिवीजन आ जाएगी, तू गरीब हम अमीर, अरे हट, गरीब से बात नहीं करता मैं, पैसे की बोरी, किसान की छोरी, ये सब टाइप का सोसाइटी में देखते नहीं है तुम? चलो बिहार में कुछ ज्यादा ये गरीब है तुम, गरीब से मुंह नहीं लगाते, चीजें होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि इरेप्शन कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होएगी ही होएगी। ये ध्यान में रखने की चीज है कि अगर आप रिसोर्सेज का कंजर्व नहीं करेंगे तो दो प्रॉब्लम होगी, एडिशनल कंजप्शन होगा, सो और ओवर यूटिलाइजेशन से सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो सोसाइटी जो इकोनॉमिक्स है, जो सब लोग डेवलप हो, उतना डेवलप नहीं हो पाएंगे, रिच रिच बनते जाएगा, पुअर पुअर होते जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है, सो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से इन्वायरमेंट को दिक्कत होगी, जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर चुका है, रेनफॉल में क्या हो चुकी है कि वो
रेगुलरिटी नहीं है, तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ताकि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतना रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए गांधी जी, महात्मा गांधी से बेस्ट इतने बहुत सारे फिलोसफर आए, रिसोर्सेज के लिए बोले, रिसोर्स के बारे में बोले, लेकिन सबसे बेस्ट हमको महात्मा गांधी ही लगते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी रिसोर्स को के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। वो बोलते भी थे कि हम लोग ज्यादा मास प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, मतलब टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे, बट अगर जहां लोगों से ज्यादा यूज हो सकती है वहां लोगों का यूज कराएंगे। तो मासेस को यूज ज्यादा कराते थे, मशीनरीज पे कम ध्यान देने के लिए बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मशीनरी ज्यादा आएगी तो सामान को चिप कर देगी, और चिप करेगी तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, यार ये सस्ता है लेके फेंकेंगे, उतना यूज उसका जितना यूज करना चाहिए उतना यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इन्वायरमेंट में जो हमारे रिसोर्सेज है, एवरीबॉडी नीड, जितना जिन लोगों की जरूरत है उस नीड के अलावा से बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन हमारा लालच से बहुत कम। अब इसका मतलब क्या है? हमारा नीड क्या है? खाना, कपड़ा, नॉर्मल लिविंग, यही सब है। हमारी ग्रीड क्या है? डिफेंडर, एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज, बहुत अच्छी चीज है। मतलब ऐसा कि रोबोट्स, हम रोबोट्स घर में लगा दें कि हमको जरूरत ना पड़े, ऑन करने के लिए रोबोट्स आए, रोबोट्स ऑन करे, सर्व करें। ये सब ग्रीड हो गया। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है हमारे नीड से ज्यादा है, बट हमारे ग्रीड से कम है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। सो देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड, लेकिन ग्रीड से बहुत कम है। उनका मतलब क्या था कि ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनका था, इसलिए वो जो भी ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स था, उनको नेचर का एक्सप्लॉइट करना, कि मतलब रिसोर्स को बर्बाद करके अपने एक्सप्लॉइट करके धनी बन जाना, अपना ही यूज करना। तो वो बोलते थे कि ये लोग ग्रीडी पीपल्स है और ये लोग करेंगे। ठीक है, एट द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्रेशन एट द ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो रिसोर्स की डिप्रेशन हुआ, यही मेन कारण है, ये लालची लोग, ये ग्रीडी लोग। और वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था, जो वर्ल्ड वार 2 भी जो हुआ था, वो ग्रीड के कारण ही हुआ था, लालच के कारण ही हुआ था, क्योंकि कॉलोनीज ज्यादा कॉलोनीज पे ध्यान देंगे तो ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ज्यादा धनी बनेंगे। तो ग्रीड लालच कारण हुआ था ना। ये बोलते थे कि building of selfish individuals and exploitative nature of modern technology is the root cause for resource depletion at the global level। तो ग्लोबल लेवल पर जो हमारा रिसोर्स की डिप्रेशन हो रहा है, मेनली कारण ये ग्रीडी पीपल ही है। दूसरा, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ना वो एकदम मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, लेकिन सपोर्ट करते थे कि जो प्रोडक्शन लोगों के द्वारा किया जाए, क्योंकि अगर वही लोगों के द्वारा किया जाएगा तो रिसोर्स के जो भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सबके लिए बराबरी होगा। मशीन करेगा तो कुछ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है जो उसको ऑन करेगा, मशीन से डेवलप कराएगा, और जो भी उसके पास रिसोर्सेज है जो डिप्लीट करेगा, वो उसका फायदा उससे होगा, उससे सोसाइटी को कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए वो लोगों के मशीनरीज के खिलाफ थे। गांधी जी क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ये उनका थॉट था। ठीक है, फिर हाँ, फिर ये जो हम लोग इंटरनेशनल क्लब ऑफ रोम पढ़ेंगे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, उसके बैकग्राउंड की कहानी है ये। ठीक है, उसके पीछे कहानी क्या है, वो किसकी था? वो भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ही था। उसके बैकग्राउंड की कहानी ये है कि क्लब ऑफ रोम रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। कि क्लब ऑफ रोम बोला कि ठीक है, ये जो रिसोर्सेज है इसको पहले कंजर्व किया जाए एक इंटरनेशनल लेवल पर। पहली बार बात इसने उठाई कौन सी ईयर में? 1968 में। फिर दूसरा ईयर आया हमारा 1974। उसमें क्या हुआ कि गांधीन फिलोसफी को प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा? फ्यूचर के द्वारा। गांधीन फिलोसफी को प्रेजेंट किया गया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उन्होंने बुक लिखा, बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कौन लिखे थे? सी ह्यूमेचर, सी ह्यूमेचर। उन्होंने उसमें गांधीन फिलोसफी के बारे में बात की, मतलब गांधी जी जो बोलते थे, जो हम पीछे पड़े हैं कि ग्रीड, कुछ इंडिविजुअल्स है जो ग्रीड के कारण मतलब रिसोर्स को डिप्लीट करते हैं, मशीनिस्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना। तो ये अपने बुक में लिखे थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये याद रखना, सीम्यूचर। फिर उसके बाद ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया, और इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है, और वो चीज वो भी एक बुक के अंदर लिखा है, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये हमारा जो फ्यूचर है, कॉमन फ्यूचर है सब। एक बुक का जो कौन सी रिपोर्ट में आया गया था? ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। ये रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया, कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है।
और ये मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन का तरीका बताया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन से बुक में, आवर कॉमन फ्यूचर में। ठीक है, फिर क्या हुआ, एंड अनदर जो भी सिग्निफिकेंट हम लोग पढ़े थे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992, इसका पहला अर्थ समिट में जाके इसको मतलब इंटरनेशनल सब लोग एक्सेप्ट किए, बहुत सारे कंट्रीज साइन भी किए। ठीक, तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, हाँ इस रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बोल सकते हैं स्टेप्स था, जो इंटरनेशनल क्लब ऑफ रोम में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद गांधी फ्यूचर जो आए थे वो गांधी फिलोसफी को अपने बुक एस्मोलॉजी ब्यूटीफुल में लिखे। फिर उसके बाद बर्लिन कमीशन 1987 का रिपोर्ट आया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, जिससे लोगों को बताया गया कि ये डेवलप जो है आवर कॉमन फ्यूचर बुक के नाम में लिखा गया था। तो सबके लिए ये कंजर्वेशन का मतलब थॉट दिया, कंजर्वेशन का रूल्स दिया, जिसको हम लोग इंटरनेशनल अपना पहला अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 में जो हुआ था वो हमने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो ये हमारा खत्म हुआ रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स कंजर्वेशन, इस दोनों चैप्टर, दोनों पॉइंट मतलब रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स का कंजर्वेशन खत्म हो गया। इस चैप्टर में ऐसा ही है, लैंड पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, सोयल पढ़ेंगे, सोयल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सोयल के कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ये चैप्टर ऐसा ही चलेगी। ठीक, तो ये चैप्टर खत्म हुआ। सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी हमारी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, जाने के बाद आप अच्छे से पढ़ेंगे किस तरह से। तो थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ इनकमिंग जर्नीज, और अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें, ईवी क्लासेस से जुड़े रहें, और ईवी क्लासेस बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आएगा जिससे आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।